के इतिहास की कुछ राजकीय पृष्ठभूमि थी, इसके अंदर हम थोड़े कहीं ना कहीं खंडित हुए, वर्गों में बटे, लेकिन फिर भी आज भारत एक राष्ट्र है और इस एक राष्ट्र को एक ही ताने बाने में पिरोने वाली भाषा हिंदी है। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्तृप्त, जो दक्षिण भारत के हिंदी के बहुत जाने माने विद्वान हैं, अब मैं उनको आमंत्रित करता हूं ज्यादा समय न लेते हुए, और आप अपने विषय की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय देसाई जी, धन्यवाद आदरणीय ख्याति जी और ममता जी, आपने मुझे ये अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो विषय है वो विषय है दक्षिण भारत में हिंदी का वर्तमान और भविष्य। जब हम इस विषय की बात करते हैं तो इस विषय के बारे में कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। यह महीना सितंबर का है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को, यानी कि आज से एक लगभग 70 साल पहले, जब भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और वो परिवर्तन ये था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में, जिसको हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, उस रूप में स्वीकार किया गया। और यही कारण है कि आज हिंदी की जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो संवैधानिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से हमें दिखाई देती है। यानी हमारा संविधान हमारी हिंदी को इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। तो ऐसे संविधान निर्माताओं को मैं हृदय की गहराई से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, विशेषकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना था और उन्होंने जो पहचान बनाई थी कि हिंदी को यह राजभाषा का जो दर्जा देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि भारत में अगर आप जब बोलियों की बात करते हैं तो 1600 से अधिक बोलियां हैं। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो 50 से अधिक भाषाएं हैं। लेकिन जब हम लिपियों की बात करते हैं तो भाषाओं की संख्या सीमित होती जाती है और हम देखते हैं कि भाषा किसी राजनीतिक विषय का मुद्दा बन जाता है और जिस किसी राजनीतिक शक्ति को हम अधिक ताकतवर देखते हैं वो भाषा आगे चलकर संविधान की अष्टम सूची में जुड़ती हुई दिखाई देती है, जिसका प्रमाण वर्ष 2007 तक आते आते आज अष्टम सूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। और उन 22 भारतीय भाषाओं का जो दर्जा है उसमें हम देखते हैं कि ये सारी की सारी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रबल भाषा के रूप में, शक्तिशाली भाषा के रूप में वो अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन कहते हैं जिस तरह से अलग अलग फूल, यानी कि जो पुष्प होते हैं, जब उनकी एक माला बनाई जाती है तो उसमें धागे का जो काम करने की जब बात आती है तो वो काम हिंदी कर सकती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि हिंदी बाहर से आई भाषा नहीं है, वो भाषा यही जन्मी है, यही पली है, यही बड़ी है और यही पर विकसित हुई। हम लोगों के बीच में विकसित हुई, हमें जानती है, हम उसे जानते हैं। जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो वैसी भाषा को हम अपने सूत्र का आधार बनाते हैं। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि हिंदी को हम एक सूत्र के रूप में, एक कड़ी के रूप में और जोड़ने वाली भाषा के रूप में हम देख सकते हैं। डॉक्टर रामधारी सिद्धिनकर, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने कहा था कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। ये तोड़ने वाली भाषा नहीं है, जोड़ने वाली भाषा है। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो मैं आपको आश्चर्य वाली बात बताता हूं कि दक्षिण में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो तो 500 साल पहले ही शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं कि दक्षिण में जब हम बात करते हैं निजाम प्रांत की, जब हम बात करते हैं कर्नाटक के उत्तरी प्रांत की, जब हम बात करते हैं कर्नाटक के दक्षिणी प्रांत की, तो कर्नाटक के उत्तरी प्रांत में आप देख सकते हैं कि वहां पर चाहे वो हुबली हो, बेलगावी हो, बिदर हो, गुलबर्गा हो, उदगीर हो, ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी कर्नाटक के बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र थे, जहां पर उर्दू के प्रभाव से ही सही वहां पर क्या हो रहा था, एक ऐसी शब्दावली की विकसित हो रही थी जो आगे चलकर हिंदुस्तानी भाषा के रूप में विकसित होने वाली थी। और वही आपको वही सुविधा यहाँ आपको जो वर्तमान का तेलंगाना है उसमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान तेलंगाना के जितने प्रांत हैं, जिनमें जो निजाम प्रांत के नाम पर जो रखे गए, चाहे वो हैदराबाद हो, आदिलाबाद हो, करीमनगर हो, निजामाबाद हो, महबूब नगर हो, ये जो प्रांत है, इन प्रांतों में
उर्दू का जो प्रचलन था वो बहुत पहले से था। अब बात आती है कि जो दक्षिण में जो सबसे नीचे वाले राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हुआ या केरल हुआ, वहां पर क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये समुद्र से जुड़ा हुआ था। और 1498 में जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने भारत का रास्ता बताया था। तो पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद अंग्रेज आए, और इन लोगों ने समुद्र तटीय प्रांत पर जो प्रांत थे उन प्रांतों को उन्होंने क्या किया, अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बनाया। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मिशनरी स्कूलों की स्थापना की और यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रभाव आपको दिखाई देने लगता है, क्योंकि पुर्तगाल एक क्षेत्र तक जाकर सीमित हो गए, उनका क्षेत्र गोवा तक सीमित हो गया। जब हम डच की बात करते हैं तो डच भी सीमित हो गए, जब हम फ्रेंच की बात करते हैं तो वो भी पुदुचेरी तक सीमित हो गए। लेकिन अंग्रेज की जो महत्वाकांक्षा थी वो काफी अधिक थी। यही कारण थी कि उनकी औपनिवेशिक इच्छाएं भारत भर में फैल गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि समुद्र तटीय प्रांतों में जहां पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, वहां पर उन्होंने सबसे पहला जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया, उन्होंने भाषा पर आक्रमण करने का किया। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अगर आप किसी देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हो, आप उसकी संस्कृति या उसकी भाषा पर आप आक्रमण कीजिए। और यही काम यहाँ पर हुआ। आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद जो उनमें एकता, बाद में एकता जो विकसित हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ये अंग्रेजी के जो हम कह सकते हैं दबाव से भारतीय भाषाओं को एक होना पड़ा। अब जो भी हो, इतना होने के बाद हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं तमिलनाडु और केरल की, तो मैं आपको बता दूं कि 1874 के आसपास तिरुवनंतपुरम नाम के एक कवि थे जिन्होंने हिंदी में कविताएं की थी। और आपको मैं ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि उन्होंने जो कविताएं की थी, उस कविता में उन्होंने एक स्थान पर कहा है, मैं तो नहीं जाऊं जननी जमुना के तीर। ये जो पंक्ति है ये 1874 के आसपास की है। इससे ये पता चलता है कि केरल जैसे प्रांत में वहां का जो शासक है, वो जो कवि भी है, वो इस पंक्ति को उसी समय लिख देता है। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदी का जो एक कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत तो दक्षिण में बहुत पहले से हो चुकी थी। और मैं आपको बताऊं कि दक्षिण ने भक्ति को उत्तर भारत में भेजा था। दक्षिण से भक्ति उत्तर भारत की ओर गई थी। तो जब यहाँ से भक्ति यहाँ से गई, तो भक्ति जाने के बाद हुआ क्या, यहाँ की जो मतलब कि जो गुण थे, चाहे वो भाषाई गुण थे, जो भी थे, वो भी उसके साथ गए। आज आप यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण में जब हम बात करते हैं, तो उनके बाद की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वो वर्ष था 1915। 1915 में जब वो भारत लौटे थे, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें सीधे सीधे नेतृत्व करने का उन्होंने निमंत्रण दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि मैं पहले अपने देश को समझना चाहता हूँ, मैं अपने देश को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। यही कारण है कि 1915 में जब भारत में आए, तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया, और उस भ्रमण के अंतर्गत उन्होंने दक्षिण भारत का भी भ्रमण किया। और उन्होंने देखा कि यह जो देश है वो गांव का देश है, और यहाँ पर इनकी अपनी अपनी बोलियां हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, सब कुछ है। तो इतनी विभिन्नताओं को एकता के रूप में जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो सबसे पहला काम किया, वो काम था कि भाषाई स्तर पर देश को जोड़ने का काम। यही कारण है कि सन 1918 में इंदौर के 8वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, उसको एकता की कड़ी में लाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हमें एक भाषा को अपनाना होगा। महात्मा गांधी, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, वे हिंदी को लेकर आगे आए। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि जो मातृभाषा होती है वो माँ के दूध के समान होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मातृभाषा जो होती है वो माँ के दूध के समान होती है, और जो पराई भाषा होती है वो डिब्बा बंद दूध के समान होती है। डिब्बा बंद दूध, अब दोनों में अंतर है। बावजूद इसके महात्मा गांधी को लगा कि हमें जब देश की बात करते हैं
तो मैं से पहले देश आएगा और देश की एकता सबसे प्रमुख होती है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी को लगा कि अगर हमें दक्षिण को अगर हम मिलाते हैं तब देश की एकता अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को उन्होंने दक्षिण में भेजा और 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जब स्थापना हुई तो वो तमिलनाडु के चेन्नई केंद्र, जो कि उस समय मद्रास नाम से कहलाता था, जो कि वर्तमान में चेन्नई है, 1918 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं था, उसके अपने केंद्र थे। उस समय आंध्र प्रदेश का केंद्र हैदराबाद हुआ करता था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का, और कर्नाटक में उसका केंद्र धारवाड़ हुआ करता था, जो कि उत्तरी कर्नाटक में पड़ता है, और केरल में उसका केंद्र एर्नाकुलम हुआ करता था, जो अभी भी है। तो इन 4 केंद्रों की सहायता से न जाने कितने हिंदी प्रचारकों, हिंदी सेवियों का मतलब कि एक तरह से जन्म हुआ और हिंदी अपने बदस्तूर आगे बढ़ती गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि यहाँ के लोगों में हिंदी के प्रेम को क्या किया गया, विकसित किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब महात्मा गांधी जैसे मतलब नेता जब अपने पुत्र को हिंदी के लिए समर्पित कर देते हैं तो लोगों में लगा कि इतना महान नेता जिसकी अपनी मातृभाषा गुजराती है वो हिंदी के लिए काम कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए काम करना चाहिए। यही कारण है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण में बहुत बड़े बड़े विद्वान वो हिंदी की ओर आए, और उसमें एक प्रमुख नाम था मोटूरी सत्यनारायण का। मोटूरी सत्यनारायण वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो कि आज उसके 8 केंद्र हैं, उसकी जो परिकल्पना है, जो उसकी स्थापना है, आज उनके नाम पर हुई है। तो मोटूरी सत्यनारायण जो आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के थे, उन्होंने अपने तेलुगु को बगल में रखते हुए हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने कहा कि मातृभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण देश की एकता है, और देश की एकता के लिए हमें आगे आना होगा। आप देख सकते हैं कि देश भर में जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप भगत सिंह को ले लीजिए, भगत सिंह की मातृभाषा पंजाबी थी। आप बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, उनकी मातृभाषा मराठी थी। आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। आप मोटूरी सत्यनारायण को ले लीजिए, उनकी मातृभाषा तेलुगु थी। तो कहने का मतलब यही है कि इतने सारे लोगों की अपनी अपनी मातृभाषाएं होने के बावजूद उनको लगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर सकती है, और यही कारण है कि दक्षिण में हिंदी का दबदबा बढ़ने लगा। जब अब इतना होने के बाद कई लोगों का ये कहना है, सर आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये फिर तमिलनाडु में जो हो रहा है, कर्नाटक में जो हो रहा है, तमिलनाडु में आए दिन हिंदी का विरोध देखने को मिलता है। कर्नाटक में हाल ही में नई शिक्षा नीति को लेकर भी बवाल हुआ था, और बाद में 3 जून 2022 को भारत सरकार ने हिंदी को फ्लेक्सिबल शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि इसको विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में हिंदी का विकास दक्षिण में कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, जब आप भाषा को किसी पर थोपने का प्रयास करेंगे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी चीज मैंने आपको जो उदाहरण दिया, ये थोपने वाली बात, आप इसे जब देश पर थोप रहे हैं, और यह देश पर कहने का मतलब क्या है, जहां पर इसकी इच्छा नहीं है वहां पर अगर थोपने का प्रयास करते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो उसका विरोध करने लगते हैं। आप इसी चीज को देखिए, मान लीजिए अगर कोई लड़का अगर खाना नहीं खाना चाहता है तो माँ क्या करती है, प्यार से पुचकार कर उसे खिलाने का प्रयास करती है, उसे कुछ ना कुछ बहाने करती है और उसे खिलाने का प्रयास करती है। हमें भी हिंदी को किसी न किसी बहाने से क्या करना है, इन तक ले जाना है, और ये प्रयास हो रहा है। तो इसके लिए करना ये होगा कि हिंदी को आप रोजगार से जोड़िए, जॉब से जोड़िए। जितना आप रोजगार उनको देंगे, जितना आप उसमें संभावनाएं दिखाएंगे, उतना ही हिंदी का विकास होगा। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं कि विजेंद्र प्रसाद जी नाम के बहुत बड़े कथाकार हैं, जो कि राजमौली के पिताजी हैं, और अभी राज्यसभा में सदस्य बनकर मनोनीत हुए हैं, अभी उनको चुना गया है। विजेंद्र प्रसाद जी बजरंगी भाईजान फिल्म के कथाकार हैं, जबकि वो तेलुगु भाषी हैं। उन्होंने RRR की कहानी लिखी है। उन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि कंगना रनौत की जो फिल्म थी मणिकर्णिका, उसकी कहानी भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने अक्षय कुमार की जो फिल्म थी राउडी राठौड़, उसकी फिल्म की कथा भी उन्होंने लिखी है। एक दक्षिण भारतीय लेखक जो तेलुगु भाषी है, वो हिंदी में इसलिए आ रहा है कि उसको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज दक्षिण भारतीय जानते हैं कि अगर एक KGF जैसी फिल्म बनती है या बाहुबली जैसी फिल्म बनती है, यदि वो तेलुगु या कन्नड़ तक ही सीमित हो जाती है तो उसका जो लाभ होगा वो उसी भाषा तक सीमित होगा। उसको देखने वाले कितने लोग रहेंगे?
अगर तेलुगु में फिल्म बनती है तो आपको तेलंगाना और आंध्र से जो उसकी जनसंख्या है वो 8 करोड़ है। अब स्वाभाविक है कि 8 करोड़ के 8 करोड़ लोग तो उसको देखेंगे नहीं, तो कम ही लोग देखेंगे। तो ऐसे में अगर इसको हम दूसरी भाषाओं में ले जाते हैं तो अधिक से अधिक लोग इसको देख सकते हैं। आज देखिए, जो पुष्पा फिल्म बनी थी, पुष्पा फिल्म में जो अल्लू अर्जुन है, जिसे उत्तर भारत नहीं जानता था, आज पुष्पा की वजह से जानता है, क्योंकि वो हिंदी में बनी। प्रभास को कोई नहीं जानता था, बाहुबली की वजह से बनी, यानी कि अब जानने लगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप हिंदी को व्यापार के माध्यम से, आप उसे अन्य माध्यम से ले जाने का प्रयास कीजिए, थोपने का प्रयास मत कीजिए। थोपना क्या होता है, किसी के लिए विरोध का एक कारण बन सकता है। आज मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में जिस हिंदी का विरोध किया जा रहा है वो सरासर बहुत गलत बात है। उसका कारण यह है कि तमिलनाडु में बहुत बड़े बड़े हिंदी के विद्वान हुए हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा नाम बताता हूं, जिनका नाम है प्रोफेसर वी जगन्नाथन। भाषा विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली के वो मतलब निदेशक रह चुके हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के निदेशक रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के शासी परिषद के सदस्य हैं। और मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान मैसूर केंद्र के जो इससे पहले के निदेशक रह चुके हैं प्रोफेसर ज्ञानम जी, वो भी भाषा विज्ञान और मतलब कि व्याकरण के बहुत बड़े, और उनकी मातृभाषा तमिल है। आरिपुड़ी रमेश को लीजिए, इतने बड़े साहित्यकार हैं। हम जब कभी कहते हैं कि हिंदी का यहाँ विरोध है, तो यहाँ के ही साहित्यकार हिंदी का समर्थन करते हुए आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को जानते हैं। तेलुगु के ज्ञानपीठ विजेता सी नारायण रेड्डी ने कहा था कि हिंदी कभी प्रतिकूल वातावरण में नहीं जाएगी, उसके लिए हमेशा अनुकूल वातावरण रहेगा। यही कारण है कि सी नारायण रेड्डी की जो ज्ञानपीठ पुरस्कृत पुस्तक थी, उसका जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो प्रोफेसर भीमसेन निर्मल ने किया था। प्रोफेसर भीमसेन निर्मल भी तेलुगु भाषी थे। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि जब आप एक भाषा को ले जाते हैं तो उसको ले जाने के साथ साथ आपको उसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है। आप अचानक से उसे थोपिए मत, उनको संभावनाएं दिखाइए। आपको मैं बता दूं कि आज चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, आज बैंकिंग के क्षेत्र में देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी को लेकर न जाने कितनी सारी योजनाएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग के माध्यम से राजभाषा हिंदी में काम करने वाले या उस क्षेत्र में यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों के लिए लैपटॉप की सुविधा है, पुस्तकों की सुविधा है, स्कॉलरशिप की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं आज दक्षिण में देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जरूरी है कि हमें इसके लाभों को उन्हें बताया जाए। और कभी भी याद रखिए कि किसी भाषा का मरना या उसका विकसित होना या उसका लुप्त हो जाना, यह सब हमारे हाथ में होता है। और भाषा कभी मरती नहीं है, लोग मरते हैं। भाषा कभी नहीं मरती, उसकी शब्दावली हमेशा जीवित रहती है। यहाँ पर जब हम उसके वर्तमान की बात करते हैं, हिंदी का वर्तमान उज्जवलमय है, उसके वर्तमान को कोई खतरा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जिस तरह से मीडिया के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, और चाहे बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं, चाहे वो अनुवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग के बारे में हो, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी की मतलब संभावनाएं बढ़ती जा रही है। आज तो ऑनलाइन पोर्टल पर हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। और जैसा हम देख रहे हैं कि आज हिंदी की शब्दावली, जिसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भी काम करता है, वैज्ञानिक शब्दावली भी काम कर रहा है, सब ये हिंदी के विकास के लिए काम कर ही रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी को अलग से नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के साथ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक आप उसे साथ नहीं रखेंगे तो लोगों में एक विरोध की भावना पनपेगी। इसीलिए जरूरी यह है कि हिंदी को सभी भाषाओं के साथ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम इन सब प्रयासों को अगर करते हैं तो भविष्य में हिंदी जो है, भविष्य में हिंदी को कोई खतरा नहीं है, हिंदी हमेशा उज्जवल में। आज आप देख सकते हैं कि इस पटल पर इतने सारे विद्वान जुड़े हैं, इसमें दक्षिण भारतीय विद्वान भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये दक्षिण भारतीय विद्वान ऐसे हैं कि आप अगर इन्हें हिंदी में बात करने के लिए कह दें तो ये धारा प्रवाह के साथ हिंदी में बात करेंगे। उदाहरण के लिए बसप्पा जी को ले लीजिए, कृष्णा जी को ले लीजिए, चाहे हमारे और तेलुगु कृष्णा जी हैं उनको ले लीजिए, रजनी जी हैं, बहुत सारे यहाँ पर तेलुगु के और अन्य भाषा के जो यहाँ पर विद्वान जुड़े हैं वे हिंदी में बात करते हैं। और अब आश्चर्य की बात यह है कि इनका बड़प्पन कहिए, जिस तरह से वो हिंदी को स्वीकारते हुए हिंदी का प्रयोग करते हैं, यही प्रवृत्ति
उत्तर भारतीयों को भी आना चाहिए, उनको भी ये सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भाषाओं का स्वागत नहीं करेंगे तब तक इसका वो नहीं होगा। और हम कहते हैं कि तमिलनाडु हिंदी का विलुप्त करता है, तो ये गलत बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि तमिल कि जो लोग होते हैं, वो तमिल के लोग जब कहीं उत्तर भारत में जाते हैं बहुत अच्छी हिंदी बात करते हैं। उनको पता है कि अगर वो तमिल में बात करेंगे तो सामने वाला धोखा दे सकता है, इसीलिए वो हिंदी में बात करना आरंभ कर देते हैं और उनकी हिंदी अच्छी होती है। बहुत सारे विद्वान हैं जो वहां से जुड़े हुए हैं। आरिकपुड़ी जी तो स्वयं तमिल भाषी थे। उनका साहित्य कितना महत्वपूर्ण साहित्य, हिंदी में रेखांकित करने वाला साहित्य है। बस तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, बहुत सारे मतलब की रचनाएं हुई हैं। तो हमारा जो हिंदी का जो वर्तमान है वो दक्षिण भारत में तो उज्जवल में है ही, और भविष्य में भी उसका जो भविष्य है वो उज्जवल में रहेगा। तो मैं तो इस मामले में निश्चिंत हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं उनको भी यही लगता होगा। तो हिंदी का जो ये माह है, सितंबर का जो माह है, ये केवल हिंदी के एक पखवाड़ा मनाने के लिए, हिंदी माह मनाने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदी हमेशा थी, है और रहेगी। हिंदी मिटने वाली भाषा नहीं है। न केवल हिंदी बल्कि सभी भाषाएं वो कभी मिटेंगी नहीं, बस लोग मिटते हैं, और लोगों को चाहिए कि वो भाषा को मिटाएं। क्योंकि भाषा जब मिटती है तो केवल भाषा नहीं मिटती, भाषा के साथ उसकी संस्कृति मिटती है, उसकी सभ्यता मिटती है, उसकी परंपरा मिटती है, उसके रीति रिवाज मिटते हैं। जब इतनी सारी चीजें जब मिट जाती हैं तो फिर वहां पर उसका औचित्य क्या है? हमारी सुंदरता, हमारी विशेषता, हमारी जो हम कह सकते हैं कि हमारी जो विशिष्ट बातें हैं वो भाषा के माध्यम से ही जुड़ी होती है। भाषा का कोई रंग नहीं होता, भाषा का कोई रूप नहीं होता, भाषा का कोई स्वाद नहीं होता। भाषा तो वो चीज है जिसे अनुभूत करने वाली होती है, जिसे फील किया जाना चाहिए, जिसे आप हृदय से प्यार करते हैं, और जब आप हृदय से आप इसको छूते हैं तो भाषा हो जाती है। आप ये बताइए कि हिंदी के जो मतलब कि जब रामायण टीवी सीरियल चलता था, तो मैं आपको बता दूं कि रामायण टीवी सीरियल के समय दक्षिण भारत की दुकानें भी बंद हो जाया करती थी वो सीरियल देखने के लिए, जबकि रामायण हिंदी में आया करता था। आपको पता होना चाहिए कि दूरदर्शन में उस समय रामायण और महाभारत सीरियल का कितना मतलब कि उस समय मांग थी, तो लोग उस समय दुकानें बंद बंद करके देखते थे। और ये उस समय पाकिस्तान ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत पर आक्रमण करना हो तो रामायण सीरियल के टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उस समय व्यस्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण महाभारत जैसे सीरियल जो दूरदर्शन में आया करते थे और जिसके माध्यम से दक्षिण में हिंदी का काफी प्रचार प्रसार हुआ, कई लोगों को आज भी, तेलुगु भाषी लोगों को, तमिल भाषी लोगों को, मलयाली भाषी लोगों को, कन्नड़ भाषी लोगों को आज भी वो सीरियल याद है। वो लोग उस सीरियल का जो मतलब कि जो मनोरंजन है, उसका जो उनका जो स्वाद है वो अभी भी उनमें बसा हुआ है, वो लोग उसे भूले नहीं है। हम केवल भाषा के नाम पर, वोटों के नाम पर, सत्ता के नाम पर या किसी और नाम पर लोगों को लड़ाने का, अलग करने का काम करते हैं। भाषा में लड़ाई कहाँ नहीं है, मुझे बताइए। भाषा की लड़ाई हर जगह है। आप हिंदी को छोड़ दीजिए, मैं एक उदाहरण के लिए मैं आपको हैदराबाद में रहते हुए तेलुगु का उदाहरण बताता हूँ। जब तक तेलंगाना राज्य नहीं बना था तो तेलंगाना में तेलंगाना तेलुगु और आंध्र की तेलुगु को लेकर काफी मजाक किया करते थे। तेलंगाना की तेलुगु का मजाक उड़ाया जाया करते थे कि तेलंगाना की तेलुगु निम्न स्तर की है और आंध्र की तेलुगु उच्च स्तर की है। और पाठ्य पुस्तकों का जो सृजन हुआ करता था, जो टेक्स्ट बुक लिखी जाती थी, वो तो आंध्र की भाषा में लिखी जाती थी। यानी कि वहां पर एक जिला है जिसका नाम है कृष्णा जिला, और जो कि विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम जैसे केंद्र वहां पढ़ते हैं, वहां की भाषा को लेकर तेलुगु की पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब राज्य बना तो आज तेलंगाना की भाषा को लेकर आज उनकी प्राथमिक पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि जाबिली के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब एक है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि भाषाई झगड़े हर जगह होते हैं। सबसे अच्छी बात यह होगी कि हमें मिलकर रहना चाहिए। तेलंगाना तेलुगु की जो खूबसूरती है वो आंध्र के तेलुगु में नहीं होगी, लेकिन आंध्र तेलुगु की जो खूबसूरती है वो तेलंगाना की तेलुगु में नहीं होगी। और एक प्रांत है जिसका नाम है रायलसीमा। रायलसीमा की तेलुगु में हो सकता है कि वो तेलंगाना की खुशबू ना हो, लेकिन तेलंगाना की खुशबू या आंध्र की खुशबू आपको रायलसीमा की तेलुगु में नहीं मिलेगी। तो ये प्रांत जब अलग अलग होते तो सभी भाषाओं की अपनी अपनी सुंदरता होती है। हमें इसी सुंदरता को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हिंदी में भी वो सुंदरता है। तो मैं यही कहता हूं कि हिंदी में बात करने का जो लोग प्रयास करते हैं, उसमें हम व्याकरण को ढूंढने के बजाय, उसकी शुद्धता को ढूंढने के बजाय, वे जब बात करते हैं तो उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप दक्षिण भारत के किसी भी मतलब बड़े शहर चले जाइए,
मैं तो कहता हूँ कि छोटे शहर में भी चले जाइए, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सभी लोग हिंदी में बात करते हैं और हिंदी का स्वागत करते हैं। हैदराबाद तो अपने आप में आप तो जानती हैं कि वो हैदराबाद दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं। आप बेंगलुरु चले जाइए, आप तिरुवनंतपुरम चले जाइए, चेन्नई चले जाइए। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के कई जिलों के अध्यापकों को मैंने प्रशिक्षण दिया है, चाहे वो सेलम हो, चाहे वो तिरुचिरापल्ली के हो, चाहे फिर वो अपने मदुरई के हो, ये यहाँ के। और पुदुचेरी में भी हिंदी का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, वहाँ हिंदी के सेवी काम कर रहे हैं और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। और इसका जो मूल श्रेय है वो महात्मा गांधी को जाता है, एक महान व्यक्ति ने जिसकी अपनी मातृभाषा गुजराती थी। उसने ये दिखाया कि अगर हम देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देश की एकता का ध्यान रखना चाहिए। मैं से पहले हम की भावना और हम में देश की भावना होनी चाहिए, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सत्र समझ में आया होगा और दक्षिण में जो वर्तमान में हिंदी है उसका भविष्य तो उज्जवल में है और भविष्य में भी उसका जो भविष्य हम कह सकते हैं वो तो उज्जवल में रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने आपका जो वक्तव्य था, और ये तो ऑनलाइन पटल है इसलिए, वरना सच में वंदन। आपके हिंदी भाषा के विचारों में जो खुलापन है, सच में जिस तरह आपने एक एक बातों को क्रमशः समझाया, बेहतरीन था सर, बेहतरीन था, अद्भुत था। सर मैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा आगे कहना चाहूंगा कि क्षमा के साथ आपका तकल्लुस जो है पूर्ण तृप्त है जी। मैं कहूंगा कि आपने हमारे श्रोताओं को तृप्त कर दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी जी। जैसे अभी आप जो बात कर रहे थे ना हिंदी, सही कहा निर्मल भाई आपने कि हमें तृप्त कर दिया। उनके जो हिंदी भाषा के विषय पे उन्होंने जो बात की, 100% तृप्त किया। बिल्कुल। तो मूलतः कहने की बात यह है कि किसी राजनीतिक पार्टियों की नजर से देखोगे तो हो सकता है इस देश की अलग अलग भाषाएं हों, लेकिन ये देश आज भी रामेश्वर से लेकर बद्री केदार तक एक साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इधर कच्छ के किसी एक मंदिर को ले लो जहां से नारायण सरोवर है, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, वहां पर भी कोई मंदिर होगा तो वहां जो भी धर्म पूजा जाता होगा, चाहे बौद्ध होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ये देश जुड़ा हुआ है। और इस देश को जो सांस्कृतिक विरासत में जोड़ने वाली जो भाषाएं हैं उसमें हर भाषा का सम्मान है, लेकिन बहुआयतन जो भाषा જેમલ ભાઈ તમારો અવાજ ફરીથી ડ્રોપ થઈ રહ્યો છે, આજે શું થઈ રહ્યું છે? તમે પ્લીઝ નેટવર્કમાં રહો। જયમલ ભાઈ તમારો નેટવર્કના પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે કદાચ। हेलो, हाँ હવે આવ્યો। हेलो, हाँ હવે આવે છે। ओके। हाँ, तो जो हमारे देश के जो विभिन्न उद्यमी हैं उन्होंने भी इस देश की भाषा को जोड़ने का काम किया है और वही काम हमारे साहित्यकार, हमारे युवा मित्र भी कर रहे हैं और आज का सामाजिक मंच भी कर रहा है। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं कि आज हमारे बीच में उदयपुर से श्रीमती ममता जोशी जी हैं जो काव्य पाठ करेगी। उनके विषय में बताऊं तो राजस्थान साहित्य अकादमी में बहुत सारे पदों पे उन्होंने काम किया है, कभी संचालक की भूमिका निभाई है, कभी शोध पत्र के बारे में बात किया है। मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक पीजी कॉलेज में अपना उत्तरदायित्व निभा रही हैं। आप जो हैं वो वर्तमान समय में जो हिंदी के बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जिसको शोध निबंध कहते हैं, कम से कम 20 से ज्यादा शोध निबंध है। कई साहित्य अकादमी के पदों पर आपने संचालिका के तौर पे काम किया है और सदस्य के पद निभाए हैं और वहां के छात्रों को हिंदी के साथ जोड़ रही हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए ममता जी को आमंत्रित करता हूं आगे पाठ के लिए। स्वागत है ममता जी आपका। नमस्कार भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, आ रही है, प्लीज। जी जी जी। इस काव्य गोष्ठी के आज के प्रमुख वक्ता
डॉक्टर रमेश कुमार जी और इस काव्य संगोष्ठी के संयोजिका डॉक्टर ख्याति जी और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी कवियों और विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे यहाँ पर काव्य पाठ के लिए बुलाया गया है। काव्य पाठ शायद मैं दूसरी बार करूंगी। आज से पहले मैंने कभी काव्य पाठ किया नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जब मैं हिंदी लिखती हूँ, कहीं ना कहीं हिंदी की कविताएं लिखती हूँ, तो मुझे लगता है कि कविताएं किस तरह की होती है। तो थोड़ा बताना चाहूंगी कि कविता लेखन जो है, एक तरह से देखा जाए तो मुक्ति बंधन की ओर। आवाज साफ आ रही है ना? जी आ रही है। जी जी। कविता लेखन जो है मुक्ति से बंधन की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा का जो वृत्तांत है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। कविता जो कवि वैसे अपने मुक्त मन भावनाओं से, अर्थात जो जल राशि में डूबा हुआ जो भाव होता है, उन भावों को लेके कहीं न कहीं कविताएं अपने शब्द सेतुओं को बांधते हुए, लिपिबद्ध करते हुए अपने कैनवास पे उतरने का कहीं न कहीं प्रयास करती है। और एक तरह से देखा जाए तो कविता स्फुटिक होती है और यही स्फुटिक मुक्ति का जो अनुभव हमें कहीं न कहीं कविताएं कराती दिखाई देती है। और कविताएं मेड़ बांधकर भी चलती है और कविताएं मेड़ तोड़कर भी चलती है। तो भावों के बहने और शब्दों के कहने को हम कहीं न कहीं कविताएं कह सकते हैं। मेरी पुस्तक आई थी क्षितिज की ओर, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो कहीं न कहीं मेड़ बांधती भी है और मेड़ तोड़ती भी कहीं न कहीं हमें नजर आती है। एक छोटी सी कवि शुरुआत करूंगी उससे कि यूं तो तेरी खामोशियां भी बात करती है, यूं तो तेरी खामोशियां भी बात करती है मुझसे, मगर तू ही शिकायत करता है आईने से। बहुत दिनों से धूल जमी है उस शख्स पर जो दिखता मुझे मेरे जैसा ही है। नमस्कार। अब क्या बात है। जी धन्यवाद। एक छोटा सा तो नहीं कहूंगी, थोड़ा बड़ा है। वैसे आप बताएंगे समय कितना होगा मेरे पास? समय है, आप है। ओके ममता जी, आपके पास है समय, है ना? 10 मिनट है। जी जी जी। तो एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज से पहले गीत गाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखा है। गीत मैंने पहली बार लिखे है, तो इसको गाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कि वक्त की रेत पर मैं तो चलता रहा, तुम फिसल जाओगे मैंने सोचा न था। वक्त की रेत पर मैं तो चलता रहा, तुम फिसल जाओगे मैंने सोचा न था। फिर चली वो लहर डगमगाए कदम, फिर चली वो लहर डगमगाए कदम, तुम चले जाओगे मैंने सोचा न था। वक्त की रेत पर मैं तो चलता रहा, तुम फिसल जाओगे मैंने सोचा न था। गुम हुई रोशनी मन घबरा गया, गुम हुई रोशनी मन घबरा गया, तन की सुध बुध गई मैंने सोचा न था। वक्त की रेत पर मैं तो चलता रहा, तुम फिसल जाओगे मैंने सोचा न था। यूं तो लंबा सफर था ये कटता कहाँ, तुम चले संग तो है सरल रास्ता। तुमको समझा था मैंने प्रेम की मूरत, मगर तुम पाषाण थे मैंने सोचा न था। वक्त की रेत पर मैं तो चलता रहा, तुम चले जाओगे मैंने सोचा न था। अब बहुत दूरियां हैं यहाँ से वहाँ, अब बहुत दूरियां हैं यहाँ से वहाँ, यह तुम्हारे ही प्रण का तो निर्वाह था। रेत पर जो लिखा था, देखिए आप, रेत पर लिखा हुआ
सब जी। मिट जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। एक लहर आती है और वो सब कुछ मिटाकर चली जाती है। तो रेत पर जो लिखा था वो टिकता कहाँ, तुम जल बन बहोगे ये सोचा न था। वक्त की रेत पर मैं तो चलता रहा, तुम चले जाओगे मैंने सोचा न था। धन्यवाद। ये मेरा पहला गीत था जो कोशिश की थी मैंने उसको लिखने की। हो सकता है आप लोगों को पसंद आया हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम ममता बहुत बढ़िया जी, लिखा। बहुत बढ़िया। जी। अद्भुत। मैं उदयपुर से आती हूँ और श्रीनाथ जी का मंदिर बिल्कुल नजदीक है हमारे। तो कान्हा पे भी एक मैंने छोटी सी रचना लिखी थी, तो मैं उसको सुनाने का प्रयत्न करती हूँ। स्वागत है। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे। जब कृष्ण जैसा साथ हो और दुनिया में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुमसे श्रद्धा है भक्ति है प्रेम प्रिय। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुमसे श्रद्धा है भक्ति है प्रेम प्रिय। तुम समर्पण की मूरत हो श्रद्धा प्रिय, तुम ही कान्हा की वंशी हो प्रेम प्रिय। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुमसे श्रद्धा है भक्ति है प्रेम प्रिय। तुमसे ही है अहन, तुमसे ही है विवाह, तुमसे ही है अहन, तुमसे ही है विवाह, तुमसे ही सारी सृष्टि है प्रेम प्रिय। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुमसे श्रद्धा है भक्ति है प्रेम प्रिय। तुमसे ही है प्राण, तुमसे ही है प्राण, तुमसे ही है प्राण, तुमसे ही है प्राण, तुमसे ही प्राण शक्ति है प्रेम प्रिय। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुमसे श्रद्धा है भक्ति है प्रेम प्रिय। तुमसे ही है श्रृंगार, तुमसे ही है व्यथा, सारा जीवन ही आनंद प्रेम प्रिय। तुम सखा हो प्रिय हो प्रीतम मेरे, तुमसे श्रद्धा है भक्ति है प्रेम प्रिय। ये कृष्ण के ऊपर लिखी मेरी रचना थी। समय हो तो एक और सुना दूं? जरूर। और आपने तो ये जो रचना सुनाई है ना, उसमें हमारे वर्षा बैंक को फिदा कर दिया। मैं भी कृष्ण प्रेमी है। ख्याति जी, अगर समय मिले तो मुझे भी एक बार अवसर दीजिएगा। मेरी अरे जरूर जरूर। मुझे ये अच्छा लगा, आपकी ये विनम्रता का स्वागत है कि आपने सामने से कहा ममता जी आपकी रचना के बाद सुरेश जी आपकी रचना का अवसर हम लेंगे। कविता रहेगी, मैं जरूर जरूर जरूर। एक अंतिम रचना और लूंगी। मैंने झील के बारे में लिखा है कि आप सभी लोगों ने झील को तो देखा होगा, हम सभी लोगों ने देखा है, लेकिन झील की जो गहराई है उस गहराई को नापना मुझे लगता है कि हर किसी के वश में नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं झील को मैंने जितना समझा है, मैंने झील को कहीं न कहीं अपने भावनाओं से जोड़कर उसे लिखने की कोशिश की है। तो रचना है आपके सामने। झील की हर लहर, झील की हर लहर दिल को छू जाती है, जैसे फिर रेत पर जख्म फिर हो नया। झील की हर लहर दिल को छू जाती है, जैसे फिर रेत पर जख्म फिर हो नया। शून्य बढ़ता गगन में मैं बंधती रही, एक तपन मुझ में पहले सी जलती रही। चप्पे चप्पे पे बिखरी सुर्ख यादें तेरी, डूब जाऊं कहीं मैं खबर तो नहीं।
अनकही अनबुझी सी ये तन्हाइयां दिल को छू जाती है। झील की हर लहर, झील की हर लहर अब चले छोड़कर सारी यादें यहाँ, अब है अंतिम सफर, झील हो तुम कहाँ। आप लोगों ने देखा होगा जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पे जाता है और अंतिम यात्रा पे जाने के बाद जब उसको सब लोग छोड़कर आ जाते हैं और फिर हम लोग आके झील में स्नान करते हैं या तालाब में या नदी में या सरोवर के अंदर जब हम लोग स्नान करते हैं तो व्यक्ति के जाने के बाद सिर्फ उसकी यादें रह जाती है और यादों के अलावा जीवन में शायद और कुछ बचता ही नहीं है। कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, लेकिन फिर भी यादें होती है। तो अब चले छोड़ कर सारी यादें यहाँ, अब है अंतिम सफर, झील हो तुम कहाँ। झील की हर लहर दिल को छू जाती है, जैसे फिर रेत पर जख्म फिर हो नया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बढ़िया। ममता जी, ममता जी आपकी पंक्तियां सुनने के बाद मुझे निदा जी की 2 पंक्तियां याद है, मैं आपके जी सामने जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। वक्त की शाख से लम्हों के पत्ते तोड़ा नहीं करते, वक्त क्या बात की शाख से लम्हों के पत्ते तोड़ा नहीं करते, हाथों से हाथ छूटने से रिश्ते टूटा नहीं करते, रिश्ते टूटा नहीं करते। तो ममता जी मैं एक बात, सॉरी सर, ममता जी मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि दिन की शुरुआत जब होती है हमारी और वो शुरुआत में हम जो लय को गुनगुनाते हैं वो पूरा दिन चलता है। आपने ऑब्जर्व ये किया होता तो ये पूरा दिन हमारे मन में वो बोल या फिर कोई गीत होता है या फिर वो लय होती है, वो पूरा दिन हमारे पूरे दिन के जो कार्य है उसमें चलता रहता है और यही चीज दिन के अंत में भी लागू पड़ती है। तो आपने जो तीनों रचनाएं की और आपकी जो रिदम थी, जो लय थी, आज से पहले मैंने गाया नहीं था। ये जो रिदम है ना, आज हम हमारे साथ दिन के अंत से हमारे दिमाग में ले जा रहे हैं, जो लम्बे खींचेगी, लम्बे याद रहेगी। बहुत बढ़िया रहा। और आपने जो कृष्ण का जो आपने कहा कि भाई आप राजस्थान से हो और आपका कृष्ण प्रेम पर, जैसे कि सर जुड़े हैं हमारे साथ सुरेश जी, तो वल्लभाचार्य जी दक्षिण से ही कृष्ण प्रेम लेके आए हैं। जी, तो ये तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कृष्ण ही कृष्ण है। जी सर धन्यवाद। ममता जी सर आप। जी। तो जैसा कि ममता जी ने अपनी अंतिम कविता में अंतिम विदाई की जो बात की थी, जो जैसा कि उन्होंने कहा कि अंतिम विदाई देने के बाद लोग झील में, तालाब में, सरोवर में, जहां कहीं भी वो स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय जो साथ में रह जाती है वो यादें रह जाती हैं। तो मुझे वो जो पंक्ति, उनकी जो अंतिम पंक्ति थी, वो दिल को छू गई और उसी से संबंधित मेरी एक व्यंग्य कविता है। मैं चाहता हूं कि इस कविता को आप लोग कान से ना सुनकर दिल से सुनने की कोशिश करें, तो शायद मेरी बात बहुत दूर तक पहुंचेगी। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो शीर्षक है जाने से पहले। कविता का शीर्षक है जाने से पहले। तो कविता एक व्यंग्य कविता है जो कुछ इस तरह से है। घर वालों ने 108 पर लाख फोन मिलाया, घर वालों ने 108 पर लाख फोन मिलाया, लेकिन क्या फायदा। जवाब मिला कि आप अपनी व्यवस्था खुद कर लें। जवाब मिला कि आप अपनी व्यवस्था खुद कर लें। कि मुझे आज पता चला कि सरकार ने जनता को बनाने का यह नायाब तरीका खोज निकाला है। मुझे आज पता चला कि सरकार ने जनता को बनाने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। निजी एम्बुलेंस में मुझे अस्पताल ले जाना आसान नहीं है। निजी एम्बुलेंस में मुझे अस्पताल ले जाना आसान नहीं है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पैसा होगा, ना एम्बुलेंस आएगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पैसा होगा, ना एम्बुलेंस आएगी। आखिर हूँ उनका बेटा कलेजे का टुकड़ा, आखिर हूँ तो उनका बेटा कलेजे का टुकड़ा। जैसे तैसे हाथ पैर मारे जुगाड़ किया। अब आप तो जानती हैं कि बेटा आखिरी सफर में है,
और वो बेड पर पड़ा है, तो माता पिता चाहे जितने भी गरीब हो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करते हैं, चाहे वो निजी एम्बुलेंस भी क्यों ना हो, वो व्यवस्था कर ही देते हैं। तो आगे क्या है देखिए, मुझे एम्बुलेंस में चढ़ाया गया। एम्बुलेंस में न ऑक्सीजन की व्यवस्था है न लेटने की। गाड़ी भी बीच बीच में ऐसे रुक जाती जैसे कोई गठबंधन की सरकार हो। गाड़ी भी ऐसे रुक जाती जैसे गठबंधन की सरकार हो। पापा माथे पर बार बार हाथ फेरते, पापा माथे पर बार बार हाथ फेरते, सोचते कि ऐसा करने से मुझे कुछ राहत मिलेगी, सोचते कि ऐसा कुछ करने से मुझे राहत मिलेगी। मैं एम्बुलेंस के बाहर झांक कर देखता, मैं एम्बुलेंस के बाहर झांक कर देखता, मुझे बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देते, मुझे बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देते। होर्डिंगों पर लिखा होता यह सरकार आपकी है, होर्डिंगों पर लिखा होता यह सरकार आपकी है, आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए दिन रात तत्पर है। देखिए कितनी बड़ी बात है। सरकार का जो वहां पर होर्डिंग है वहां पर लिखा है कि आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए दिन रात तत्पर है। यहाँ सब कुछ मुफ्त है, यहाँ सब कुछ मुफ्त है। आजकल मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में बातचीत हो रही है, तो उसी पर है, यहाँ सब कुछ मुफ्त है। ऐसा नहीं है कि इन होर्डिंगों को मैंने पहली बार देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने इन होर्डिंगों को पहली बार देखा है। इस रास्ते में कई बार आ जा चुका हूँ, किंतु आज मेरी जैसी तबीयत है उसके बीच इन होर्डिंगों का खोखलापन मुर्दों को भी रोने पर मजबूर कर देता है। होर्डिंगों का खोखलापन मुर्दों को भी रोने पर मजबूर कर देता है। मैंने देखा यहाँ चप्पे चप्पे पर शराब की दुकान है, मैंने देखा यहाँ चप्पे चप्पे पर शराब की दुकान है। निजी अस्पतालों की भरमार है, निजी स्कूलों का छत्ता है, निजी स्कूलों का छत्ता है। अगर नहीं कुछ है तो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, और नहीं कुछ है तो लोगों के दर्द बांटने वाले लोग, नहीं है कुछ लोग तो दर्द बांटने वाले लोग। सरकारी अस्पताल जाने पर वहां डॉक्टरों ने मुझे देखना तो दूर, पास आने से मना कर दिया। देखिए सरकारी अस्पतालों की स्थिति कैसी है। सरकारी अस्पताल जाने पर वहां डॉक्टरों ने मुझे देखना तो दूर, पास आने से मना कर दिया। वार्ड बॉय ने माँ पापा से ऐसे व्यवहार किया जैसे वे गटर के कीड़े हैं। वो माँ पापा पर जोर से चिल्लाया, वे सहन कर रह गए। ऐसा नहीं है कि वार्ड बॉय सबके साथ एक सा व्यवहार कर रहा है। कुछ लोग उसके हाथों में न जाने ऐसा क्या रख देते थे, कुछ लोग उसके हाथों में न जाने ऐसा क्या रख देते थे कि वो उन्हें पीछे के रास्ते कहीं ले जाता था, उन्हें पीछे के रास्ते कहीं ले जाता था। मेरी सांसें चंद पलों की मोहताज है, मेरी सांसें चंद पलों की मोहताज है। कितना अच्छा होता कि मोबाइल रिचार्ज की तरह सांसों का रिचार्ज होता, कितना अच्छा होता मोबाइल रिचार्ज की तरह सांसों का रिचार्ज भी होता। शायद माँ पापा खरीद लेते मेरे लिए छोटा सा पैक और मुझे थोड़ी देर के लिए जीवित रख पाते, खरीद लेते छोटा सा पैक और मुझे थोड़ी देर के लिए जीवित रख पाते। मैं मरने से पहले माँ की बाहों में तड़प रहा हूँ, मैं मरने से पहले माँ की बाहों में तड़प रहा हूँ। पिता के जिन कंधों पर मैंने खेला आज उन्हें सिकुड़ते हुए देख रहा हूँ, पापा के जिन कंधों पर मैंने खेला आज उन्हें सिकुड़ते हुए देख रहा हूँ। सरकार के लिए मैं एक आंकड़ा हूँ, सरकार के लिए मैं एक आंकड़ा हूँ, लेकिन माँ पापा के लिए सब कुछ, माँ पापा के लिए सब कुछ। मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि सरकार जनता की देखभाल के लिए होती है, मुझे स्कूल में पढ़ाया गया कि सरकार जनता की देखभाल के लिए होती। मैं गलत था। सरकार जनता से ज्यादा चुनावों से प्यार करती है, सरकार जनता से ज्यादा चुनावों से प्यार करती है। समय पर चिकित्सा, नौकरी, अनाज दे न दे, लेकिन चुनाव कराने में तनिक भी देरी नहीं करती। मुझे आज पता चला कि सरकार जनता के लिए नहीं चुनावों के लिए काम करती है। कसाई सरकार में अपना सुनहरा भविष्य खोजती है। अच्छा अब मैं विदा लेता हूँ, अच्छा अब मैं विदा लेता हूँ। मैं सरकारी आंकड़ों में, ग्राफ और चार्ट में फला बीमारी को बताने वाली संख्या के रूप में दर्ज होने जा रहा हूँ। दुख इस बात का रहेगा कि कहीं भी मुझे सरकारी हत्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ये कविता अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी जो मैं आपके साथ। बहुत सुंदर रचना है भाई साहब,
जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। सच में हमारे आज के दोनों वक्ता और कवि जी समा बांध दिए और लगा कि भाषा में जो ताकत है वो कविता हो, कविता का लय हो। ममता जी सुना रही थी, सुरेश सर जो सुना रहे थे, लगा कि आपने हर व्यक्ति का दर्द सबके सामने रख दिया। ममता जी की कविताओं ने वो जो भाव व्यक्त किया। उदयपुर तो जेलों की नगरी है, मैं कई बार गया हूँ। तो आइए भाई साहब, स्वागत है। हाँ, बस अभी मैं 1 महीना ही हुआ बांसवाड़ा छोड़ के गुजरात वापस आया हूँ। फिर कभी आना हुआ। बांसवाड़ा भी हमारा ही घर है, आप पधारिए। बांसवाड़ा है तो भी घंटी कीजिए, उदयपुर है तो भी, राजस्थान में कहीं भी आए घंटी कीजिए आप बस। जरूर जरूर। मैं अभी 5 साल बांसवाड़ा रह के ही आया हूँ, बस 1 महीना मुश्किल से हुआ गुजरात आए हुए। जी बिल्कुल, भारत माता मंदिर आना जाना होता रहता है। हाँ, वहाँ गुरुदेव को मिलना हुआ था मेरा, ये है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जी जी जी। तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि शब्द जो है वो हर चीज को एक नया आयाम देके हमारे सामने रख देते हैं, और वो दोनों चीज हमारे वक्ताओं ने हमारे सामने रखी, पहले वक्तव्य के रूप में, बाद में कविता के रूप में। तो आज के इस कार्यक्रम श्रृंखला में मैं आभार दर्शन में आगे बढ़ते हुए पहले तो सुरेश जी और ममता जी का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी मंच की शोभा बढ़ाई, और उनके माध्यम से हम देश के विभिन्न विभागों से, विभिन्न शहरों से, राज्यों से लोगों से मिल पाए। मैं बीच में जरूर ये चीज कहना चाहूंगा कि आने वाले सप्ताह में ये कार्यक्रम YouTube पे भी मिल जाएगा। उसकी जो लिंक है वो आप तक प्रेषित कर दी जाएगी, ताकि आप अपने और भी साथियों को इस लिंक के माध्यम से दोबारा जुड़ सकते हैं। और कार्यक्रम हमेशा हमारे एक टीम वर्क से बनता है, और उस टीम वर्क में रितेश भाई है, ख्याति बहन है, वर्षा जी है, सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम तो कर्णावती महानगर एक छोटी इकाई है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हमें जहां जरूरत पड़ती है वहां हमारी इकाई के लोग हमारे साथ होते हैं। तो वो कहीं से वक्ता की व्यवस्था करना, या हम कहीं चूक गए हो तो आगे मार्गदर्शन करना, तो पूरे अखिल भारतीय साहित्य परिषद एकम को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और अपना अमूल्य समय देकर जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ श्रोता पहले जुड़े हुए थे, हो सकता है समय की आवश्यकता के कारण वो वहां से लेफ्ट हो चुके हो, तो उनका भी धन्यवाद मैं। अब हम शांति मंत्र की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। बहुत ही छोटा सा शांति मंत्र है, आप लोग चाहे तो अपने स्क्रीन के साथ इस मंत्र को बोल सकते हैं। ओम जो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, जगतः शांति, दिग्दिशा शांति, जगतः शांति। ओम शांति शांति शांति। सबकी अनुमोदना के साथ इस कार्यक्रम को मैं यहाँ समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। शुभ रात्रि। एक बार पुनः सुरेश जी एंड ममता जी, आपको धन्यवाद।